Question number 11. Hot water cools from 60 degree to 50 degree in the first 10 minutes and to 42 in the next 10 minutes. The temperature of the surrounding is. So this type of question, I'll tell you first how to solve, and then later you will have to do by yourself. Hot water cools from 60 to 50. जब भी कूलिंग का केस है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, नॉट मोशन, कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की बात चल रही है यहाँ पे। तो पहले 10 डिग्री फॉल 10 मिनट में हुआ, फिर बाद में बोला है कि अब 50 से 42 अगले दिन 10 मिनट में अगर है तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग क्या है। तो इफ यू रिमेंबर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is equal to some constant. I am just using some constant k, roughly ये k by ms आता है, I don't care, constant is a constant, constant upon constant is another constant, constant upon constant into constant is a constant, तो ये constant है in short. This is theta minus theta 0, right? Good. Now we already have some information. d theta 60 to 50 मतलब 60 minus 50 in 10 minutes. I'm not converting it into seconds because we don't need that in seconds for the time being. Equal to k. अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये थीटा, इट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए हुए, तो यू ऑलवेज टेक दिस थीटा एज एवरेज। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा 0, तो ये आपका आ गया 60 माइनस 50 बाई 10, मतलब 10 बाई 10 बेसिकली, दैट इज 1. बट बी केयरफुल if you are using it in like writing it in minutes, तो 1 लिख दो k. थीटा 1 था 60, थीटा 2 था 50, 60 प्लस 50 110 बाई 2 इज 55 माइनस थीटा 0, इक्वेशन नंबर 1. दूसरे केस में 50 से 42 जाएगा, मतलब केस 2 में जब मैं लिखूंगा d थीटा बाई dt, तो आई विल कॉल दिस एज केस 1, और केस 2 में जब हम लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू अगेन द सेम इक्वेशन, सिर्फ इसको कुछ अलग दिखना चाहिए इसलिए मैं थीटा डैश बोल रहा हूँ, डोंट केयर. 50 माइनस 42 इज 8, ये भी 10 सेकेंड में 10 मिनट में हुआ है. k की वैल्यू वी डोंट हैव एंड वी डोंट नीड. ये थीटा डैश आएगा एवरेज ऑफ 50 एंड 42. 50 प्लस 42 92 बाई 2 46, so this is 46 minus theta 0. This is 0.8 k times of 46 minus theta 0, equation number 2. Then since we don't have the value of this constant k, the only thing that we can do is to divide. हम सिर्फ डिवाइड ही कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं कर सकते. तो मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया अगर, तो आई विल हैव 1 अपॉन 0.8, के कैंसल हो गया, 55 माइनस थीटा 0 अपॉन 46 माइनस थीटा 0. हमको वैसे भी इंटरेस्ट था टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग में, तो हमको यहां से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करने आएगा, बिकॉज यू हैव वन इक्वेशन एंड वन एरिया वेरिएबल, सो दैट कैन बी सॉल्व. तो ये आएगा आपका 46 माइनस थीटा 0 इक्वल टू 55 इंटू 0.8. 55 इंटू 0.8 मतलब 55 में से आप टेल यू फास्ट कैलकुलेशन के लिए 55 में से 11 माइनस करोगे, हाँ, दैट इज 44, दैट इज 44, राइट. गुड. माइनस 0.8 थीटा 0, करेक्ट. गुड. देन इसको आप सिर्फ 2 और ये वहां ले जाओगे तो 0.2 थीटा 0, 44 यहाँ आया, 46 में से 2 गया, 2 बचा, ये थीटा 0 वहां गया, 0.8 थीटा 0 निगेटिव के साथ था, उसमें प्लस 1 हो गया, मतलब 0.2 बचा. गुड. इसका मतलब अल्टीमेटली यू विल हैव 2 बाई 0.2, दैट इज 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. गुड.
This is a question which requires the same law. A body takes 4 minutes to cool from 100 to 70. To cool from 70 to 40, it will take how much of time? So as I told you, एक मैं करके दूंगा, फिर आपने करना है. So you have to start doing it now. So to solve this question, you have to use same formula, which is this particular formula. तो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है. बॉडी टेक्स 4 minutes to cool from 100 to 70, मतलब d theta is 30 by 4 k. यहाँ पे theta 1 plus theta 2 by 2, 100 plus 70, 170 by 2 is 85, right? है ना? 85 माइनस 15 डिग्री क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर वो था, तो ये आपका आ जाएगा 30 by 4 इक्वल टू k. दिस इज 60. 18 minus 50 is 15 is 70. और ये गलत है ना, ये गलत है ना. दिस इज हाउ मच, एवरेज इज हाउ मच, 170 by 2 कितना होता है? व्हाट इज, टेल मी. मुझे एक बात बताओ, ठीक है. व्हाट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 by 2, 100 प्लस 70 by 2 कितना होता है? 85 माइनस 15 70. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. तो k की वैल्यू मिल जाएगी. पहले तो 0 0 हटाओ, आई डोंट लाइक दिस. 0 0 हटा दो यहाँ से. तो k की वैल्यू कितनी मिल गई? 3/28. गुड. अब सेकेंड केस में जब आप वापस यूज करोगे 70 to 40, तो दिस इज अगेन 30 डिग्रीज. 70 to 40 टाइम फाइंड करना है आपको, मतलब t. k की वैल्यू 3/28. थीटा माइनस थीटा 0. थीटा कितना लेंगे? 70 प्लस 40 by 2 मतलब 110 by 2 मतलब 55 माइनस 15. तो 30 by t is equal to 3/28. दिस इज 40. तो उसको सॉल्व करो. 10 1 0 0. तो ये आ गया आपका 1 जा एंड 7 जा. तो ठीक है, फिर मेरे यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा. So I assume that there is a misprint here, and it is quite possible to have misprint. हो सकता है, ठीक है, misprint हुआ है, छोड़ दो. This is 7 minutes. Next question. Two identical metal balls at temperature 200 degrees Celsius and 400 degrees Celsius kept in air at 27 degrees Celsius. 300 Kelvin मतलब, है ना? एयर का 300 केल्विन है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी हमको इसकी. The ratio of net heat loss by this body. First, you have to decide which concept are we going to apply here. Is this related to Newton's law of cooling? No. Why? क्योंकि एक हम लोगों को दो अलग अलग मेटल बॉल्स बोले हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक ही बॉडी होती है. दूसरा, उसमें हमको टाइम कम से कम एक केस में पता होना चाहिए कि पहले 10 डिग्री फॉल के लिए इतना टाइम, दूसरे 10 डिग्री के लिए कितना टाइम, ऐसा पूछा होता है. तो ये नहीं है. और जब भी स्पेरिकल बॉल्स ऐसा कुछ वर्ड आया, मतलब वी आर इन द डोमेन ऑफ बॉडीज लाइक ब्लैक बॉडी. गुड. तो यहाँ पे टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स बोले हैं और नेट लॉस ऑफ हीट बोला है. आपको याद होगा हमने जब स्टीफन्स लॉ का थ्योरी देखा था, तो एक ब्लैक बॉडी था जो रेडिएट कर रहा था इमिसिव पावर, that was given by sigma t raised to 4. T is absolute temperature of that body, और सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, that was sigma t0 raised to 4. तो हमने लिखा था कि नेट लॉस ऑफ एनर्जी मतलब हीट was sigma
t raised to 4 minus t raised 0 raised to 4. यहाँ पे दो बॉडी है और दोनों बॉडी का लॉस का रेशो पूछा है, मतलब यू आर बीइंग आस्क्ड इन सिंपल लैंग्वेज E1 by A2, मतलब सिग्मा सिग्मा भी कैंसिल होगा, तो T1 raised to 4 minus T0 raised to 4 अपॉन T2 raised to 4 minus T0 raised to 4. बिना देखे ऑप्शन नंबर डी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पे T0 raised to 4 और मैंने बोला 27 मतलब 300 केल्विन, 300 raised to 4 300 raised to 4 फिर भी करना है तो 200 में 273 ऐड कर दोगे तो 473 raised to 4 माइनस 300 raised to 4 और 400 में करोगे तो 673 raised to 4 minus 300 raised to 4. So this is the ratio of loss of heat by the two bodies to the surrounding, क्योंकि loss मतलब radiation emitted minus absorbed is loss, right? तो ये question, this is how you can solve this oral question. And don't run after solving this powers, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है. ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, सेम कॉन्सेप्ट है. Two spherical black bodies of radii R1 and R2 and with surface temperature T1 and T2 respectively radiate the same power. Radiate the same power. Emissive power मतलब इंटेंसिटी और पावर इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इमिसिव पावर आप बोलते हो Q अपॉन AT एंड दिस वाज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4. ये इमिसिव पावर बोलने के लिए इमिसिव पावर, लेकिन है ये इंटेंसिटी. पावर क्या होता है? जस्ट Q बाई T. तो इसको मैं P बाई A इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4 लिख सकता हूं. मतलब आई कैन राइट P इज इक्वल टू A सिग्मा T टू द पावर 4. अब क्या बोला है इन्होंने? दे आर टेलिंग यू कि पावर जो है वो सेम रेडिएट कर रहे हैं, है ना? तो आई शुड स्किप दिस स्टेप एंड आई शुड से कि दोनों पावर सेम रेडिएट कर रहे हैं, तो पावर कांस्टेंट और सिग्मा भी कांस्टेंट. मतलब यहाँ पे रफली आई कैन से T टू द पावर 4 इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर सरफेस एरिया होता है. इसका मतलब T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R. हमको क्या पूछा है? रेशियो R1 बाय R2. तो ओरली खत्म हो गया क्वेश्चन. ये R1 बाय R2 अगर मैं लिख रहा हूं तो ये T2 बाय T1 का स्क्वायर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा. मतलब पावर 4 तो होगा नहीं. तो हमने क्या किया? इमिसिव पावर मतलब इंटेंसिटी सिग्मा T रेज टू 4 दैट इज Q बाई T इज पावर. तो पावर कांस्टेंट क्योंकि बोला है कि दोनों सेम पावर रेडिएट कर रहे हैं, तो हमको मिल गया T टू द पावर इज प्रोपोर्शनल टू A, बट A इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब T टू द पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर, मतलब T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R. जैसे ही 1 बाय R देखा तो R1 बाय R2 विल बी T2 बाय T1 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए. तो ये तो देखते से समझ गया था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक इज हाफ हियर, क्योंकि यू ऑलरेडी गॉट रिड ऑफ दो आंसर. तो देख के हटा दिए. T टू द पावर 4 कहां से आएगा? नहीं आएगा. तो ये और एक ट्रिक है. सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग सच ट्रिक्स. अभी तक आपका बेसिक लेवल 1 का ट्रेनिंग चल रहा था, अब लेवल 2 पे जाना पड़ेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई ऑलरेडी नो 180 मिनट्स में से मुझे पता है कि फिजिक्स के लिए आप 30 से 40 मिनट्स के ऊपर नहीं देते हो. आई नो दिस, क्योंकि 320 बायो सबसे पहला फोकस वहां होता है, फिर फिजिक्स से डर लगता है तो केमिस्ट्री होता है पहले, राइट? दिस इज रियलिटी. मैक्सिमम कोई 40-50 मिनट देता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should be giving minimum, that is minimum for physics, divide by 45 questions if you want to do all. What is this ratio? 4 by 3, मतलब 1.33 minutes per question. एवरेज है ये. दिस इज एवरेज. तो इसमें if you have your concepts right,
तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके 10 से 20 सेकंड में सॉल्व होने चाहिए और होते हैं, प्रोवाइडेड आपका प्रोसेसर अपडेटेड है, you are not still using core 2 duo or dual core processor, you are in the age of core i10 i9, मतलब पेन पेपर का यूज आपने अभी बंद करना, तो वो ट्रेनिंग आपका होगा अब। सेकेंडली इंपॉर्टेंट इज लुक एट ऑप्शंस व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन। पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया ब्लैक बॉडी रेडिएट करेगा, इमिसिव पावर मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 होता है, मैं प्रोपोर्शनलिटी में बात कर रहा हूँ सिर्फ, टी टू द पावर 4 होता है, लेकिन वो होता है क्यू अपॉन ए टी, क्यू बाई टी पावर, तो पावर अपॉन ए इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, बट पावर भी कांस्टेंट है, तो 1 बाय ए इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, पर ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 बाय आर इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, तो r1 बाय r2 इज t2 बाय t1 स्क्वायर, 4 अली खत्म, राइट। हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 60 to 50 in the first 10 minutes, ये हमारा हुआ है वो हमारा, because I know it, रिपीट हुआ वो। अभी ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो आई विल जस्ट स्किप क्योंकि वो सब कैलकुलेशन का ही पार्ट है। द हीट is flowing through a rod of length 50 centimeter, L 50, area of cross section A 5 centimeter square, its end are respectively at 25 and 125, delta theta is 100, एक 25 पे एक 125 पे। The coefficient of thermal conductivity of material is 0.092, temperature gradient in the rod is, अननेसेसरीली आपको कंफ्यूज करने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये और वो, व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा थीटा कितना 100, डेल्टा एक्स लेंथ ऑफ रॉड 50 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10 पावर -1, तो 1 जा 20 जा ये बराबर ना, करेक्ट है ना, हाँ सेंटीमीटर में। 1 2 डिग्रीज पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, दैट्स इट, नथिंग। हीट फ्लक्स ऑफ 4000 joules per second is to be passed through a copper rod of length 10 and area of cross section 100 centimeter square. What I am expecting here is कि आपको ये रेडीली पता होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 पावर 4 -4 मीटर स्क्वायर होता है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये चीजें पता होनी चाहिए। The thermal conductivity of copper is 400. What is this? ये मेरे को समझ में नहीं आया, बताओ तो ये क्या है ऐसा, 400 वैट मीटर रेज टू डिग्री सेल्सियस, क्या है ये? पहले तो मिसप्रिंट है, गुड, मतलब ये ऐसा है, गुड, बट ये ऐसा यूनिट कहाँ देखा है क्या हमने ये? What is this unit? वैट पर मीटर, हाँ जूल पर सेकेंड, इंटेंसिटी। कंडक्शन भी हमने सीखा था, अगर याद होगा आपको, बिकॉज यू आर सेइंग कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अमाउंट ऑफ हीट flowing from hotter end to the colder end in time t was thermal conductivity K, difference in temperature T L, बस है ना। एरिया भूल गए, एरिया ऊपर के नीचे, हाँ एरिया भूल गए, गुड। तो मैं अगर Q बाई टी लिखता हूँ, मैं तो Q बाई टी ये होता है पावर, मतलब ये वैट तो यहाँ से आ गया, ये तो समझ में आ गया, वेरी गुड,
ये एल मीटर और ऊपर मीटर स्क्वायर, ये एक गया, ये एक गया, मतलब मीटर बचेगा, मतलब इन दोनों का यूनिट मिला के मीटर, मतलब वैट यहाँ से आया है ना, और ये मीटर आया, और डिग्री सेल्सियस यहाँ से आया। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि दे आर टेलिंग यू कि K can be written as Qx upon या QL upon A T1 minus T2 और क्या था T, T। तो Q by T that is watt, X by A is नीचे मीटर और ये डिग्री सेल्सियस। दिस इज अगेन a unit of thermal conductivity as he said, क्योंकि वैट इज जूल पर सेकेंड, तो मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ जूल पर सेकेंड को वैट लिखा है यहाँ पे। The two ends of this rod must be kept at a temperature difference of, तो हो ही गया अभी, हीट फ्लक्स जूल पर सेकेंड, मतलब आपको Q by T की वैल्यू दी हुई है, गुड, राइट। और आपको बताया है लेंथ ऑफ रॉड मतलब x या फिर L, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड आई टोल्ड यू शुड नो दिस इज 10 पावर माइनस 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, as I told you 100 centimeter square is 10 power minus 2 meter square, and then thermal conductivity K is 400. I don't care for units because it is in SI units. तो हमें क्या चाहिए T1 minus T2, तो क्या करोगे Q by T इक्वल टू यहाँ था T1 माइनस T2, नीचे था L को ले गए यहाँ पे, ऊपर था A उसको ले आए यहाँ पे, और एक था K उसको भी यहाँ पे लेके आ गए, तो हो गया। फिर अभी ये डालो लेंथ 10 पावर माइनस 1 बराबर Q बाई T, ये 4 इंटू 10 पावर 3 मतलब L के लिए हो गया, ये हो गया। एरिया नीचे 10 पावर माइनस 2, और K जो है ये 4 इंटू 10 पावर प्लस 2 है, तो दिस इज T1 माइनस T2। ये प्लस 2 माइनस 2 काम आसान, ये गया तो नहीं माइनस 1 प्लस 3 100 डिग्री सेल्सियस। इजी, आज कंपैरेटिवली इजी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला याद है आपको, कॉन्सेप्ट याद है तो फॉर्मूला याद है। I want you to solve this question, and it can be solved in two different ways, but I want to check how you solve this. So 6 identical conducting rods are joined as shown in figure. Point A and D are maintained at temperature difference of 220. So A पे 200 और D पे 20. Temperature of the junction B will be. So you can solve it in two different ways, but I'm going to tell you only one out of it because I want to make it simple. A, B. Okay, then क्योंकि 6 आइडेंटिकल बोला है, अगर 6 आइडेंटिकल नहीं बोला होता तो फिर मैं नहीं कर सकता इसको सॉल्व। 6 आइडेंटिकल मतलब ए बी का लेंथ, और ये कुछ भी एक पॉइंट का नाम दे देंगे, बोल देंगे ई, ए बी बी ई ई सी, और यहाँ पे मैं इसको एफ बोल दूंगा, बी एफ और एफ सी और सी डी, इन सब का लेंथ होगा सेम। और आइडेंटिकल का मतलब होता है कि मटेरियल सेम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। जब L सेम, A सेम, मटेरियल सेम मतलब K सेम, जब सब सेम है तो रेजिस्टेंस सेम है ना। L, A और K पे रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस की बात चल रही है, उस पर डिपेंड करता था ये। मतलब AB का रेजिस्टेंस R, BE का रेजिस्टेंस R, EC का रेजिस्टेंस R, और BF और FC और इसका भी R। और ये जो ऊपर का पार्ट है ये सीरीज में है, ये नीचे का पार्ट है ये सीरीज में है। मतलब मैं इस सर्किट नहीं, इस रॉड को, बिकॉज इज नॉट इलेक्ट्रिकल सर्किट, थर्मल सर्किट बोल देंगे, मुझे काम आसान करना है तो थर्मल सर्किट बोल दूंगा मैं। तो आई कैन से कि ए और बी के बीच में आर रेजिस्टेंस है, ऊपर का ये आर और आर सीरीज में है 2R है ना,
ये ऊपर का 2r और नीचे का भी 2r, तो ऊपर का 2r और नीचे का 2r पैरेलल में है। तो ओवरऑल B और C के बीच में, मतलब ओवरऑल ये R था, ये R था, सीरीज में ये बन गया 2R, और नीचे ये R था, ये R था, ये बन गया 2R। अब ये 2R और ऊपर का 2R पैरेलल में क्या होता है? इक्विवेलेंट R1 R2 अपन R1 प्लस R2, हाँ करेक्ट। मतलब 2R इंटू 2R 4R स्क्वायर अपॉन 2R प्लस 2R 4R मतलब R। मतलब ओवरऑल B से C के बीच में अगर मैंने एक ही रॉड लगाया विथ रेजिस्टेंस R तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का काम कर देगा। मतलब A से B में R, B से C में R, C से D में भी R। हमको टेम्परेचर B जंक्शन पे फाइंड करना है। मतलब मैं अगर चाहूं तो ये C को हटा सकता हूं, मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली B, तो मैं बोल दूंगा कि A से B के बीच में R रेजिस्टेंस था और B से D के बीच में 2R रेजिस्टेंस था। गुड। टेम्परेचर फाइंड करना है इसका, मतलब कॉमन सरफेस। एक एंड का हमको बोला है θ1 जिसकी वैल्यू है 200, इसका बोला है 20। अगर आपको याद होगा कॉमन सरफेस का टेम्परेचर हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ KL, K1 L1 K1 θ1 L2 L, yes, K1 L2 प्लस K2, इसको हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। That turns out to be R1 θ2 प्लस R2 θ1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ थीटा चाहिए तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में मुझे R1 प्लस R2 करना पड़ेगा डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर? तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैंने क्या किया, सिर्फ B को कॉमन जंक्शन बना दिया और बस। तो अभी ऐसा है R1, मैं इसको R1 बोल देता हूँ, इसको θ1 तो बोला, इसको R1 बोल देते हैं। R1 है R, θ2 था 20, R2 is 2R, θ1 is 200 अपॉन R प्लस 2R, 400 और 20, 420R अपॉन 3R, 420R by 3R कैंसिल कैंसिल, 140 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी, ये एक मेथड है। दूसरा थोड़ा लंबा है वही पर लंबा है। वो बोलेंगे TA माइनस TB करो, फिर TC माइनस TD करो, अगर मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू इट, दैट इज लेंथी। तो समझा गया क्वेश्चन अच्छे से? गुड। तो ट्रीट इट एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। गुड। The coefficient of thermal conductivity of copper is 9 times of steel. In the composite cylindrical bar shown in figure, what will be the temperature at the junction of copper and steel? Okay, so I have already put down here the formula of temperature for common junction, θ1 100, θ2 0। मतलब कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए मैं बता देता हूं आपको कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन। अभी K1 θ1 L2, K1 मतलब कॉपर है और 2 मतलब स्टील है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप 9K2 L2 ऐसा लिख दो और L2 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको, सॉल्व करेंगे। देन ओके, θ1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देन नीचे जो है K1 वापस से 9K2 L2 प्लस K2 L1,
तो नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज 9 K2 और K2 कॉमन निकाल के मैं कैंसिल करने वाला हूं। तो L2 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मत करो चलता है, नीचे जो है वो सेंटीमीटर में दोनों टर्म्स, तो 6, राइट। ओके, K2 कैंसिल कर दिया था मैंने कॉमन निकाल के, L2 को 6 लिखा है, θ1 को 100 लिखेंगे, राइट। K2 कैंसिल हो गया था, 9 L2 L2 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे L1 18 है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, 9 6 54 18 72, तो 9 6 100 नीचे 72, इफ यू रिमेंबर 1 जा 8 जा 3/4 of 100 is 75, क्योंकि 6/8 is 3/4, 100 का 3/4 75 होता है, खत्म हो गया। The wavelength of maximum energy released during an atomic explosion was, lambda max दिया है 2.93 into 10 power minus 10 meter, given that Wien's constant is 2.93 into 10 power minus 3 meter Kelvin, maximum temperature is, joke, yes, lambda max is equal to B by T, तो T is equal to B by lambda max, तो ये देख के बता सकते हो B 2.93 10 पावर माइनस 3, नीचे जो है लैम्बडा मैक्स 2.93 10 पावर माइनस 10, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा 10 पावर 7, ऑप्शन ए बी, सॉरी वैसे भी ये दोनों ऑप्शन जोक थे, क्यों जोक थे, अरे 10 पावर माइनस 7 केल्विन 0.000001 केल्विन, उस पे कहाँ एक्सप्लोजन, यूनिवर्स का टेम्परेचर भी उससे ज्यादा है, तो मतलब एवरेज टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं होगा, गुड, एक्सप्लोजन कहाँ से होगा उस टेम्परेचर पे, नॉट पॉसिबल, तो ऐसा भी है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू ऑलवेज सेव टाइम, कैसे, ऑप्शन बी, क्यों, ए और सी तो हो नहीं सकता, अब जब 2.93 को 2.9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वो फैक्टर कैंसिल होगा, मतलब ओरली समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी है इसका, खत्म। This is a good question. A sphere and a cube of same material and same volume are heated up to same temperature then allowed to cool in the same surrounding. Okay. The ratio of amounts of radiation emitted will be, एक मैंने स्पीयर लिया, एक क्यूब लिया, दोनों सेम मटेरियल, कॉपर कॉपर मान लो, दोनों का वॉल्यूम भी सेम, दोनों को एक ही भट्टी में डाला है, मतलब टेम्परेचर ऑफ बोथ विल बिकम सेम, और दोनों को निकाल के एक ही रूम में रख दिया है, तो इन दिस केस द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन विल बी, ऑप्शन नंबर ए गलती से नहीं लिखना, सॉल्व करो। द थिंग इज वी ऑलरेडी नो, हमको क्या पता है, हमको पता है कि नेट लॉस ऑफ हीट was equal to sigma T to the power 4 माइनस सराउंडिंग का जो भी होगा वो, ये जो E होता है ये आपने बताया था Q बाई ए टी, सिग्मा T पावर 4 माइनस T टू द पावर T0 to 4। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि Q इज ए टी सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर इस sphere and a cube of same material, same volume are heated up to same temperature, allowed to cool in the same surrounding, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, राइट, और क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है एक्सेप्ट फॉर ए, मतलब अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब ratio of amount of heat emitted by sphere and that by cube is 4/3, sorry 4
पाई आर स्क्वायर क्यूब। अगर मैं मान लेता हूं कि साइड ए है, आर में तो जरूरी थोड़ी है कि रेडियस और स्फीयर का रेडियस और क्यूब का साइड दोनों सेम होंगे। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वही तो देखना है। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हिम वेदर यू इक्वेट और नॉट, है ना। तो अगर मेरे पास क्यूब का साइड ए है तो क्यूब का एक फेस का एरिया कितना, ए इंटू ए स्क्वायर। क्यूब को कितने फेस होते हैं, हाँ तो 6a स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं लिखना, वो ए क्यूब होता है। दिस इज दिस। तो ये आपके पास आ गया 2 पाई बाई 3 आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज सेम, बोला है, ऐसा मेंशन किया है वहां पे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 by 3 pi r cube and that of cube is a cube। मतलब मुझे यहां से इजीली r by a whole cube मिलेगा, that is 3 by 4 pi, right? I am interested in r by a square but I have cube। तो मैं ऐसा करूंगा कि पहले मैं पावर 1 करने के लिए क्यूब रूट लूंगा, मतलब 1/3। फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2/3। मतलब ये है कि आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग हियर 2 pi/3 r by a is 3/4 pi raised to 2/3। अब काम आसान है, सिर्फ इस 2 को 1/2 raised to 2/3 अलग कर लेते हैं टेम्पररीली, है ना, क्योंकि नीचे 4 है, नीचे 4 है। Wait, I will repeat whole thing because I want to tell you a trick also। तो क्या था, स्टार्ट कहां से करना, अगर आप स्टार्ट क्वेश्चन को सिक्वेंशियली सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, वॉल्यूम आर इक्वल, है ना, बोला है क्या, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और ये ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए। तो मुझे यहीं से मिल गया था 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अब देखते हैं कि जब मैंने लिखा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो उसके बाद की स्टेप में व्हाट वी रोट वाज क्यू स्फीयर अपॉन क्यू क्यूब, 4 था यहाँ पे, पाई था यहाँ पे, आर स्क्वायर अपॉन 6 टाइम्स ऑफ ए। Good. Now if you look at this equation and here आप 4/3 pi r क्यूब एडजस्ट कर सकते हो, या तो फिर मुझे वो बताना पड़ेगा कि r क्यूब बाय a क्यूब ये होता है, फिर r बाय a का स्क्वायर ये होता है। बट इफ यू पे अटेंशन यू कैन से 4 pi/3 मतलब 2 बचा, है ना। गुड। अभी ए स्क्वायर और आर स्क्वायर था, मैंने क्यूब लिखा है, मतलब मुझे ए बाय आर एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट वाज हिंट। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। गुड। इसका मतलब व्हाट आई कैन से इज 4/3 पाई आर क्यूब इज जस्ट ए क्यूब बाय ए क्यूब कैंसल 1/2 a by r, करेक्ट।
क्लियर है क्या? मैंने सिर्फ इसके लिए सब्स्टिट्यूट किया है। या फिर मैं इन शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैंने 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब के लिए 1 लिखा है इन सिंपल लैंग्वेज। मतलब ये पूरा फैक्टर 1 है, 1। ओके गुड। तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया 1/2 ए बाई आर। अभी ये यहाँ से ए बाई आर नहीं मिल सकता क्या हमको? यहाँ से ए बाई आर तो ऑलरेडी तुम लिख ही रहे थे। ए बाई आर का क्यूब ये क्या था? 4/3 पाई। हमको क्या चाहिए? ए बाई आर चाहिए। ए बाई आर चाहिए ना? तो ए बाई आर चाहिए तो मैं इसको 1/3 करूंगा कि नहीं? करेंगे। तो फिर ये आपका आ गया 1/2। ए बाई आर इज 4 पाई बाई 3 रेज टू 1/3 इज टू 1। करेक्ट। अब हमारे पास तो ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी है ना, 2/3 है वो। इट इज 2/3 नॉट 1/3। तो फिर कहाँ गलती हुई? या तो हमारा गलत हुआ या तो प्रिंटिंग गलत हुई। और जो पेपर सेट करते हैं वो लोग कम से कम 50 बार चेक करते हैं। तो कहाँ गलती हुई? 2 को अंदर ले जाएंगे क्या हम लोग? 2 को मैं अगर मुझे क्यूब रूट के अंदर ले जाना है, 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना, तो क्या करते हैं हम लोग? हाँ, 4। गुड। तो मैं 2 को अगर क्यूब रूट के अंदर ले जा रहा हूं, 4 पाई 8 into 3 raised to 1/3 is to 1। 1 सा 2 सा 2 3 सा 6। तो अब ऐसा एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है क्या? पाई बाय 6 रेज टू 1/3 इज टू 1। सिर्फ यहाँ पे अगर 2 पे ध्यान नहीं देते तो डेफिनेटली, क्योंकि ये 1/3 तो हमारा आ ही गया, 1/2 4 पाई बाय 3 रेज टू 1/3 इज टू 1। तो सिर्फ 2 के वजह से ऑप्शन डी टिक करते तो +4 की जगह पे -1 होने वाला था। राइट, गुड। तो ऐसा है। So this is how you can solve this question. Of course, there exist simplified ways of calculating things. हर कोई अपने हिसाब से करता है। This is what I can think of. So when you spend time solving question, you will be able to find out your own ways of calculating things. तो खुद कर सकते हो कि कैसे कैलकुलेशन करना है, तो कर सकते हो आप। राइट, डन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाँ, ये अवेलेबल रहेगा आपको, तो नो नीड टू राइट डाउन नाउ। अभी हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 6 आइडेंटिकल रॉड्स। उसमें जंक्शन का टेम्परेचर, मतलब इंटरफेस का टेम्परेचर का मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था। वो था R1 θ2 प्लस R2 θ1 अपॉन R1 प्लस R2। क्वेश्चन खत्म। 2 rods of same length and material transfer a given amount of heat in 12 seconds. Same length, L same, material same, conductivity K same. The amount of the transfer given amount मतलब given amount of heat 12 सेकेंड में ट्रांसफर करते हैं when they are joined end to end सीरीज में। when they are joined together lengthwise मतलब पैरेलल में, they will transfer the same heat in same condition in how much time? कर दिया था एक क्वेश्चन मैंने। So this same type of question again can be solved in 2 different ways. एक मैंने कल आपको बताया था in terms of thermal resistance,
क्योंकि दो रॉड है, लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है, राइट? ओके, तो अगर एरिया भी सेम होता है तो फिर उस केस में थर्मल रेजिस्टेंस सेम होता है। तो अगर आपको याद होगा Q बाई टी, मतलब आई कैन स्किप दिस स्टेप बट आई जस्ट वांट यू टू पे अटेंशन, के ए T1 माइनस T2 अपॉन X। तो this was called as heat current H, and T1 minus T2 by H, temperature difference upon current, was called as thermal resistance। तो इसको मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये x अपॉन के ए आता है, दैट इज इक्वल टू R, करेक्ट? गुड, यस। तो क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात हो रही है, तो आई हैव रिलेटेड, कल मैंने बताया भी था आपको, हमने लिखा था कि Q बाई टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 x अपॉन के ए, ऐसा लिखा था हमने कल। फिर हमने बोला था कि ये तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है। देन हमने लिखा था कि दिस इज T1 माइनस T2 बाय थर्मल रेजिस्टेंस RT। गुड, ये कल का मेथड बता रहा हूं मैं, राइट? अब ऐसा है क्योंकि यहाँ पे कहीं बोला है कि टाइम जो है वो पहले केस में 12 सेकेंड्स है जब आप एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हो, और बाद में बोला है कि सेम कंडीशन में सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करना है। सेम कंडीशन में मतलब ये कांस्टेंट, सेम अमाउंट ऑफ हीट मतलब ये कांस्टेंट, मतलब टाइम taken to transfer the same amount of heat under same condition is proportional to thermal resistance। यहाँ तक क्लियर है? ये मेथड 1 चल रही है हमारी, मैं मेथड 2 बताऊंगा। ओके, तो इसमें क्या है कि T2 बाई T1 इक्वल टू R2 बाई R1। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, 2 बाई आर, तो R बाई 2। क्योंकि सेकेंड केस में पैरेलल किया ना, पहले केस में एंड टू एंड था मतलब सीरीज था, सेकेंड केस में ऊपर नीचे मतलब पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूं कि T2 इज इक्वल टू दिस इज R बाई 2 और नीचे था 2R, बराबर T1। मतलब एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग कि इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, मतलब पहले तो मटेरियल सेम है, उसका लेंथ सेम है, ठीक है, वो ठीक है, बट कंडीशंस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो उस केस में एक में बनता है सीरीज, एक में बनता है पैरेलल, तो ये सीधा सीधा T1 बाई 4 ऐसा इक्वेशन बनता है, राइट? और अगर आपको यहां तक समझ में आता है तो फिर सीधा सीधा 12 बाई 4 मतलब 3 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो मैं वापस बता रहा हूं, व्हाट आई वांट इज दैट यू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव टू आइडेंटिकल रॉड्स, आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एवरीथिंग इज सेम, मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है ना, करेक्ट, मतलब दोनों रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस सेम है। पहले आपने सीरीज में लगाया तो रेजिस्टेंस हो गया 2R, फिर आपने पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस हो गया R बाई 2, तो T2 बाई T1 विल बी R बाई 2 अपॉन 2R, R गया, तो T2 बाई T1 इज 1 बाई 4, मतलब T2 इज 1/4 ऑफ T1, मतलब यहाँ पे 12 बाई 4 मतलब 3 सेकेंड्स। मेथड नंबर 1। मेथड 2 भी वही है, इट इज जस्ट दैट कि वो आप लोगों को इतना थर्मल रेजिस्टेंस के टर्म्स में नहीं है, वो इट इज जस्ट in terms of that equation that you write। Okay, I just copied it because I wanted to know values। तो in terms of
लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के ए मैं T2 माइनस T1 ऐसा लिखने को मुझे आता है जान पे, तो डेल्टा थीटा बाय एक्स, और यहाँ पे आप लिखोगे T। क्या क्या सेम था? लेंथ ऑफ रॉड सेम था, अमाउंट ऑफ हीट सेम है ट्रांसफर, ये के जो है ये सेम है, उसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। लेंथ ऑफ रॉड, इंडिविजुअल रॉड का लेंथ सेम है, इंडिविजुअल का। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे पहले एंड टू एंड कनेक्ट करता हूं, मतलब ये एक हो गया, फिर उसके बाद मैं दूसरा लेता हूं, और मुझे नहीं पता कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है कि नहीं, तो पहले का x1 दूसरे का x2, तो सीरीज में x इन सीरीज विल बी x1 प्लस x2, मतलब दोनों का लेंथ सेम था, तो 2x, राइट, गुड। इन केस 2 मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पे, मुझे यहाँ ही पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, t इज प्रोपोर्शनल टू x बाई a, मतलब मुझे ये पता है कि अल्टीमेटली मैं जब T2 बाई T1 करूंगा तो मुझे इन टर्म्स ऑफ x एंड a लिखना पड़ेगा, तो एट लास्ट आई एम गोइंग टू डू T2 बाई T1, so that is x2 by x1 and a1 by a2. Here 1 and 2 stands for series and parallel combination. तो जब मैं केस 2 लिखूंगा, केस 2 में हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट नहीं कर रहे, हम लोग दोनों के दोनों को साइड बाय साइड रख रहे हैं। तो अभी लॉजिकली भी अगर आप बोलोगे, यहाँ पे आपका जो लेंथ होगा x2 दैट विल बी जस्ट x, whereas एरिया जो होगा आपका A2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ ईच। मैंने अगर यहाँ पे एरिया A1 इक्वल टू A बोला है, तो वहां पे राइट, तो देन दिस इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। क्यों? वेल, कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, क्योंकि x और x2x फिर साइड बाय साइड रखा, तो एरिया जो है वो एक्चुअली 2x 2a नहीं होता इन रियलिटी, लेकिन अभी ठीक है, दिस इज रफ अप्रोक्सीमेशन, तो कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि x2 बाई x1 दिख ही रहा है, x2 बाई x1, ये x1 था, ये x2 था ना, x2 बाई x1, x2 बाई x1 दैट इज 1 बाई 2, a1 बाई a2 ये a1 है, अगेन हाफ, तो वापस से T2 इज इक्वल टू T1 बाई 4, 12 बाई 4, वापस से 3 सेकेंड, अगेन ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों मेथड से होता है, बट आई वुड प्रिफर मेथड 1 एनी टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ से समझ में आ गया, अरे वो पहले कॉम्बिनेशन सीरीज था, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल रॉड्स आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल का मतलब होता है लेंथ सेम, के सेम एंड ए सेम, सिर्फ सीरीज में 2r, पैरेलल में r/2, रेशो T2 by T1 1/4, खत्म। The adjoining diagram shows the spectral energy density distribution, मतलब intensity, मतलब emissive power, E lambda of a black body at two different temperatures. If the areas under the curves are in the ratio 16:1, the value of temperature T in Kelvin is. So how to solve this particular question? And the thing is, spectral energy density E lambda और जो हम बोल रहे थे इमिसिव पावर, उसमें स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जब आप प्लॉट करते हो, इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है, दैट एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू इमिसिव पावर, मतलब यहां से
E मैं इसको बोलता हूँ 2, इसको बोलता हूँ 1, मतलब emissive power E is proportional to, या फिर as I'm telling you, if I take ratio E2 by E1 is equal to A2 by A1. Good. Then this is 16:1 दिया है ये. Areas under the current ratio. स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया अंडर द कर्व आपको इमिसिव पावर देता है. स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा वर्ड यूज होगा, तो उसका एरिया अंडर द कर्व आपको इमिसिव पावर देता है और वो रेशियो बताया है. बट हमको ये भी तो पता है स्टीफन्स लॉ से दैट E इज प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब E2 by E1 is also equal to T2 by T1 raised to 4. मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आप बोल सकते हो 16:1 is equal to T2 by T1 raised to 4. Right? Good. Taking fourth root मतलब 16 raised to 1 by 4 कितना होता है? 2, पक्का 2. 16 raised to 1 by 4 मतलब 4 का स्क्वायर, या तो 2 के पावर में लिखो. फिर 16 को मैं 2 raised to 4, उसका पावर 1, तो T2 by T1. दिस इज 2, तो T2 is 2 into T1, तो T1 कितना दिया है? हाँ, तो फिर वो कितना है? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? हाँ, तो फिर क्या डिफिकल्ट था इसमें? डिफिकल्ट ये था कि जब आपने वो, एक तो आपकी भी गलती नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा स्टेट बोर्ड के बुक में. स्टेट बोर्ड के बुक में उन्होंने यहाँ पे ई लैम्बडा जब ग्राफ इंट्रोड्यूस किया था उसको इंटेंसिटी बोला और आगे जाके इमिसिव पावर बोला. तो इंटेंसिटी का एग्जैक्ट मतलब आपको पता नहीं है, इसलिए आपका प्रॉब्लम नहीं है. तो जब आप ऐसा ग्राफ देखते हो, इसका एरिया अंडर द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू इमिसिव पावर. area under the curve is proportional to emissive power, and emissive power is proportional to T to the power 4. Stephen's law of रेडिएशन, क्योंकि हॉट बॉडी रेडिएट करेगा, कितना रेडिएट करेगा? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टू द पावर 4. तो T2 is equal to 2 times of T1, that is 4000. Option number D. We'll end here and we'll do next few numericals